ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। हाँ भाई पता नहीं क्या चीज़। नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जब आप मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, अगर उसके जो है उसकी डिटेल किसी और टेबल में मौजूद है तो वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम एक काम ये करते हैं कि ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, और डिस्क्राइब emp क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, दोबारा से हमने क्रिएट किया, एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की, ठीक है, और ई नेम वर्चार 2 10, जॉब वर्चार 2 10 और dpdno, ठीक है। अब dpdno में मैंने लिखा रेफरेंसेस डिपार्टमेंट्स की टेबल में डिपार्टमेंट्स को आईडी को करो, ठीक है। तो क्या करेगा ये डिफ़ॉल्ट, अगर आपने मास्टर टेबल में डिलीट किया तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हमने यहाँ लिख दिया इसके साथ फॉरेन की क्रिएट करते वक्त ऑन डिलीट कैस्केड, अब इसका मतलब क्या होगा, अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर दूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, सेलेक्ट empno ename job and dpdno from emp, select static from employees, ये आपके पास डेटा है, ठीक है। और ये आपके पास वो टेबल है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब हमने लिखा डिलीट डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 10, डिलीट हो गया। अगर आप चेक करें यहाँ पर तो क्या हुआ है, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। एम्प्लॉयज़ के टेबल में 19 रिकॉर्ड से और 1 2 3 4 5 हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम, अगर आपने कंस्ट्रेंट लगाते वक्त, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाते वक्त ऑन डिलीट कैस्केड लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जब मास्टर टेबल पे कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा, अगर उसकी डिटेल किसी और टेबल में चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है तो वो तमाम भी डिलीट हो जाएंगे, अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड लगाया तब, ठीक है। वरना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, मास्टर में डिलीट आप करते हैं, चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, डिलीट नहीं करता, एरर दे देगा। लेकिन अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड लगाया हुआ है फिर ऐसा नहीं होगा, फिर क्या कर रहा है कि मास्टर अगर आप डिलीट कर रहे हैं चाइल्ड भी क्या था, ठीक है। और अगर आप इसका अपोजिट, इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, अगर मैं इस टेबल को डिलीट कर दूं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, और ये दोबारा से हम क्रिएट करते हैं टेबल, और इसके अंदर सिर्फ मैंने एक ये चेंज किया है कि सेम तमाम ये लिखा है, सिवाय ऑन डिलीट कैस्केड के बजाय मैंने लिख दिया सेट नल, ठीक है। अगर ऑन डिलीट सेट नल लिखा तो फिर क्या होगा, ये आपके पास डिपार्टमेंट्स का टेबल है, ठीक है, और ये आपके पास वो दूसरा टेबल है, उसमें डेटा हम पहले ऐड करते हैं। यही कमांड थी, अब डिपार्टमेंट नहीं है तो वो एरर दे देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dpt वेयर dpdno इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम डेटा लेकर आए थे, अब आपके पास डेटा कुछ इस तरह से है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट
और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। हमने लिखा डिलीट डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू 20 वन रो डिलीटेड। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट डिलीट हो गया। लेकिन जब हमने क्यूरी की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब क्या किया इसने, वो रिकॉर्ड जो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करते थे उनका डिपार्टमेंट का नंबर की जो वैल्यू थी वो ख़त्म कर दी, नल कर दी। रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया लेकिन उनकी जो है वैल्यू जो है नल में कन्वर्ट कर दी। तो यानी कि अगर आप ऑन डिलीट सेट नल करते हैं तो वो चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा बल्कि उसकी जो वैल्यू जो कि रेफरेंस हुई है उसको नल कर देगा। और ऑन डिलीट कैस्केड किया तो रिकॉर्ड डिलीट है। और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि मास्टर में डिलीट अगर आप करेंगे चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है वो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आ गए। मतलब ऑन डिलीट सेट नल, सिंटैक्स क्या है, ऑन डिलीट सेट नल, कि जब मैं डिलीट करने लगूँ मास्टर में तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर नल कन्वर्ट कर दो इसको। ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑन डिलीट सेट, ऑन डिलीट कैस्केड है यानी कि पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दो, ऑन डिलीट कैस्केड सेट नल, वहाँ पर नल छोड़ दो। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सर अगर ये चेक लगा होता कि नॉट नल तो हम सेट नल करते तो वो एरर दे देता, एरर आ जाएगा ना फिर। तो अब आपने दो कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब वहाँ से डिलीट होगा तो उसको नल कर दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो नल भी नहीं होना चाहिए, तो वो फिर प्रॉब्लम कर देगा आपके लिए। अगर हम टेबल को ड्रॉप करें, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज़, तो इस टेबल में जितना भी डेटा है वो भी जाएगा और स्ट्रक्चर भी चला गया, यानी कि टेबल पर आपका जो है वो डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, ख़त्म। इस दौरान में अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होगी इस यूज़र की तरफ से या उसने परफॉर्म की होगी, यानी कि कोई DML परफॉर्म करके बैठा हुआ है किसी भी टेबल पे, वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, क्योंकि आपकी ड्रॉप जो है वो DDL स्टेटमेंट है, ऑटो कमिट हो जाएगी। कंस्ट्रेंट जो भी इस टेबल पे लगे हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। ज़ाहिर है टेबल ही नहीं रहा तो कंस्ट्रेंट किसके हवा के अंदर थोड़ी रहेंगे, वो भी चले गए। और आप जो है इस कमांड को रोल बैक नहीं कर सकते। अगर आपने ये स्टेटमेंट चला दी तो वो जो है परमानेंटली अब ड्रॉप हो गया। अब जो है आप इसको रोल बैक करें, आ जाएगा, एम्प्लॉयज डज नॉट एग्जिस्ट। वो एक अलग चीज़ है, बिन का हमने पढ़ लिया तो अब हम बात कर रहे हैं बिन में भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से नॉर्मली हम देख रहे हैं कि टेबल ड्रॉप हो गया तो आप उसको रोल बैक करके नहीं ला सकते। वो एक नया फीचर दे दिया है कि आप ला सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से हमने एक चीज़ पहले भी देखी थी, दोबारा देख लें। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स, रीनेम डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम की कमांड से। इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ देखा क्रिएट की स्टेटमेंट के जरिए हम किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रेंट किस तरह से लगेंगे टेबल क्रिएट करते वक्त, और कंस्ट्रेंट के नाम आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, कॉलम लेवल पे बताना चाहें या टेबल लेवल पे बताना चाहें, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी कि टेबल एक बना हुआ है और उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, ठीक है, या कोई टेबल बना हुआ है उस पर कंस्ट्रेंट भी लगा हुआ है, उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है या इनेबल करना है या डिसेबल करना है, या टेबल में आपने नया कॉलम ऐड या रिमूव करना है या डेटा टाइप चेंज करनी है। वो तमाम काम किससे होंगे, ऑल्टर टेबल की स्टेटमेंट है उससे होंगे, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट करने का मेथड और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। हाँ, DDL स्टेटमेंट है ये, DDL है, हाँ ये भी ऑटो कमिट है। DDL जो भी आप परफॉर्म करते हैं वो तमाम ऑटो कमिट होंगे, यानी कि अगर मैं रोल बैक करूँगा तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। करते तो हम बहुत सारे काम नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन है आपके पास। आपने कई जगह पे वो फॉर्म्स अगर चेक करें, हाँ जाहिर है वो तो प्रॉब्लम कर देगा ना। तो आप, लेकिन बहरहाल ऑरेकल एक कह रहा है कि फीचर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेकल अपने लेवल पे तमाम एंट्रीज चेंज कर देगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स का टेबल बनाए तो आप रीनेम करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा कि ये तो इसको रेफरेंस कर रहा था। लेकिन क्योंकि आपने जो क्यूरीज लिखी हुई हैं फॉर्म्स में वो तो स्टैटिक है, हार्ड कोड डेटा है, वो चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक है।
इस चैप्टर के लिए आपने एक प्रैक्टिस ये करनी है सिंपल कि 2 टेबल बनाने, ठीक है। जिस तरह से हमने डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ का बनाया था, इसी तरह से आपने 2 टेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ से हट के कोई और चीज़ होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है? मतलब इसके अलावा जिसमें आप देखें कि कोई रिलेशन बन सके एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के अलावा, कोई ऐसी चीज़ है? हाँ, स्कूल बना लें आप, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट, अगर स्कूल है क्लासेस होंगी, उसमें क्लासेस हैं तो पीरियड्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। तो लंबी कहानी हो जाएगी, 2 टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2। अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई मतलब मिनिमम 2 तो चाहिए, जिसमें मेन चीज़ ये देखनी है कि आप तमाम कंस्ट्रेंट उसमें यूटिलाइज़ किस तरह से करेंगे, ख़ास तौर पे फॉरेन की को। असल काम जो है वो ये करना है। अब मिनिमम 2 टेबल्स के अंदर आप काम कर लें। जैसे मैंने एक वो बताया था, सुबह वालों को बताया था, खैर। तो बहरहाल आप अब इसको अपने माइंड से चलाएं ना कि एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के अलावा हम क्या चीज़, किस चीज़ पर हम काम करते हैं। बुक्स नहीं, माइंड पहले से चल सकता है, माइंड का मसला नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है, 2 टेबल्स बनाने, ठीक है, और उसमें आपस में लिंक करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे। इस जब हम व्यू पढ़ेंगे तो व्यू के अंदर भी 2 कंस्ट्रेंट आएंगे जो व्यू से रिलेटेड है। टेबल लेवल पर आपके ये 5 कंस्ट्रेंट होते हैं बस। आपने करना एक काम ये है कि आपने एक कस्टमर्स नाम का टेबल बनाना है, ठीक है। कस्टमर टेबल का टेबल बनेगा तो उसके अंदर क्या आएगा? कस्टमर की आईडी आएगी, कस्टमर का नाम आएगा, और जो भी कस्टमर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप डालें। ये 2 चीज़ें, तो ये क्या चीज़ है? ये प्राइमरी की। एक आपके पास प्रोडक्ट का टेबल है जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम भी होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, ठीक है। नाम भी होगा उसका, प्रोडक्ट का, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वांटिटी यानी कि स्टॉक आपके पास कितना मौजूद है, और उसका अमाउंट। अब आपको ये मैंने सिर्फ सिनेरियो बताया, इसमें इस तरह से काम करना है कि कस्टमर्स भी ऐड हो, प्रोडक्ट भी ऐड हो, कि कोई कस्टमर क्या चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। 2 टेबल्स के अंदर ये काम नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं कस्टमर आईडी डाल दूंगा 1, ठीक है, यानी कि कस्टमर एक है जिसका नाम है ए, एक है बी, एक है सी, तो ये तो प्राइमरी ही है, ये तो रिपीट नहीं हो सकती। प्रोडक्ट के अंदर हम जाएंगे तो प्रोडक्ट आपके पास एक आ रही होगी, ए बी सी, तो एंट्री कहाँ होगी इनकी कि किस कस्टमर ने क्या चीज़ परचेज की है। तो हमें एक तीसरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप किसी भी नाम से बना दें, कस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, इस तरह से बना दें, जिसके अंदर आएगा, जैसे आप ये समझ लें इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर जो कि इसके अंदर क्या होगा? प्राइमरी की है, और इसमें आएगा कस्टमर आईडी जो कि क्या होगा? फॉरेन की होगा, और प्रोडक्ट आईडी होगा जो कि फॉरेन की होगा। इस तरह से इसमें डेटा भी आपने डाल के देखना है कि यहाँ पर एंट्री क्या होगी कि इनवॉइस बनेगी 1000 इनवॉइस नंबर है, और यहाँ पर जो कस्टमर मौजूद है वही इसमें परचेजिंग कर रहा है, और जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है वही आप खरीद सकते हैं। 1 2 3 3 कस्टमर है आपके पास, इसके अलावा कोई और परचेजिंग नहीं कर सकता। पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर के टेबल में उसकी एंट्री होगी। कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल करें उसकी यहाँ एंट्री होगी तो दिखेगी। आपके स्टोर में एक चीज़ है ही नहीं तो आप कैसे भेज सकते? ट्रांजेक्शन आपने इसमें कर दी। मज़ीद डिटेल में आएंगे तो इसमें और भी बहुत सारे टेबल बनते हैं, लेकिन बेसिक भारत ये चीज़ है, ये काम आप लोगों ने करें। सर ये फॉरेन का कोई वो लिमिट है फॉरेन की? लिमिट मतलब कितने टेबल पे कितनी हो सकती है? नहीं, इसकी लिमिट नहीं। आप कितनी लगाना चाह रहे हैं? नहीं, इसकी लिमिट नहीं है कोई, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप करें। एक टेबल के अंदर 5 लगा दें आप, 5 भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आमतौर पे 2 से 3 या 4 लग रही होती हैं, लेकिन आपने कोई स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया है जिसमें ज़्यादा रेफरेंस हो रही हो तो ऐसा भी हो सकता है।
कंपोजिट प्राइमरी की हम कहते हैं जो मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, अभी हमने देखा जैसे एम्प्लॉय आईडी पे आपने प्राइमरी की लगा दी, डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की लगा दी, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कॉलम बना रहा हूँ जैसे कि इसके अंदर ये प्राइमरी की है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इनवॉइसेस अब ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा परफॉर्म होगी ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हर दिन ये रीसेट हो, हर दिन से ये पहले से स्टार्ट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक और कॉलम इसके अंदर लेंगे डेट का। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, डेट, या इसका नाम हम टेबल का रख देते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने प्राइमरी की बनाई। जब इन दो या दो से ज्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन से आप बनाते हैं तो फिर वो प्राइमरी की नहीं कहलाती बल्कि कंपोजिट आपकी प्राइमरी की कहलाती है, जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से वैल्यू होती है। मतलब आज का डेट है 12 जुलाई 11, ठीक है, और पहली ट्रांजैक्शन है 1। अब अगली ट्रांजैक्शन जो होगी सेम डे में 2, ठीक है, फिर डेट 3। जैसे ही डेट चेंज होगी तो हम इस तरह से काम करते हैं इसमें कि इसको रीसेट करवाते हैं, सीक्वेंस वगैरह हम यूज़ करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, दोबारा से हर दिन की जो आईडीज़ हैं वो रीजनरेट हो रही है, वरना ये नंबर बहुत आगे निकल जाएगा क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है क्योंकि प्राइमरी की। तो इसमें कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से अब ये दोबारा नहीं आ सकती, दिन तो हमेशा चेंज होगा, आगे ही बढ़ेगा, तो इसके अंदर तो डुप्लीकेशन आएगी। नंबर्स हमारे क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो हम इन दो के कॉम्बिनेशन से इसको बना रहे हैं। डेट सेम नहीं होगी, बाकी वो नंबर सेम। हाँ, नंबर आपके सेम हो सकते हैं, यानी कि 1 दोबारा आ गया ना, लेकिन ये अगर हम सिंपल प्राइमरी की रखते तो ये तो एरर होता अगर एक कॉलम पर होती। ये तो कहता है कि 1 आपने पहले से ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, लेकिन हमने इसका कॉम्बिनेशन रखा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो 12 जुलाई 11 में 1 है और ये 13 जुलाई 11 में 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर कोई फॉरेन की इसको रेफरेंस करेगी तो वो भी 2 कॉलम ही होंगे, ये चीज़ भी है, एक कॉलम इसको रेफरेंस नहीं करेगा। आप ये जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे भी 2 कॉलम रेफरेंस होगा। ये आपकी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है, ठीक है। तो ये काम करना है आप लोगों ने। और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है क्रिएटिंग अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। क्या हुआ? नहीं, माइनस पे भाई मैं तो सिंपल कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ सर। ये स्टॉक है, वहाँ से वो सेल होता जा रहा है। ये आप पीएल वगैरह या फॉर्म्स में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप ट्रिगर्स जो है अपनी लॉजिक लगाते हैं कि भाई अगर मैं कहूँगी फॉर एग्जांपल आपने लिखा है प्रोडक्ट नंबर है ये, ठीक है, और प्रोडक्ट 1 जो है वो रैम है 2 GB, ठीक है, ये कोई CPU है वगैरह वगैरह, और ये क्वांटिटी इसकी पड़ेगी आपके पास 5। तो माइनस करना तो बात की बात होती है जब आप इसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे कि भाई ऑर्डर नंबर 1000 पर कस्टमर नंबर 1 ने प्रोडक्ट नंबर 1 परचेज की, क्वांटिटी में आपने लिखा 10, तो पहले तो वही चेक करेगा इतना स्टॉक में है भी या नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँगा मैं 10 खरीद रहा हूँ, यहाँ कितने, वो तो वहीं पे एरर दे देगा। तो ये हमें प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ती है कि जैसे आप यहाँ पे वैल्यू डालें ये इस प्रोडक्ट आईडी की क्वांटिटी यानी कि स्टॉक चेक करें, अगर वो वैल्यू इससे बराबर या कम है तो ठीक है, वो तो वहीं होगी, ऐसा हो जाए। और अगर ये कम है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2, तो ये क्या करे, पहले तो चेक कर लिए ठीक है, और बाद में इसको जाकर अपडेट करें मल्टी टेबल, यानी कि आप इसमें इंसर्शन करेंगे लेकिन लॉजिक आपने ये लगाई होगी बैक पे वो यहाँ पे जाके इंसर्शन करें। या ऐसा भी हो सकता है अगर आप मजीद डिटेल में जाए कि ये आपका सिर्फ ऑर्डर फॉर्म है कि आपने ये ऑर्डर लिया है और उसके अगेंस्ट एक और कोई फॉर्म होगा या टेबल होगा जिसमें होगा कि हमने ऑर्डर जो कंप्लीट किया है उसमें हमने क्या किया है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट आपको सेम चीज़ नहीं मिलती। क्या होता है कि या तो वो क्वांटिटी में उतना मौजूद नहीं है या उसको ऑल्टरनेट आपको मिलता है, ठीक है। तो वो अगर आप उस डिटेल में जाएंगे तो वो ऑर्डर फॉर्म अलग हो जाएगा और उसका जो आपने प्रोसेस किया वो टेबल अलग होगा, ऐसा और होता है उसके अंदर। तो हमारा एसक्यूएल के अंदर अभी तो हम कंस्ट्रेंट लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी क्या ये आप कर भी नहीं सकते ना, ये हम कर ही नहीं सकते अभी, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं। जो करने वाली बात क्या है, वो 3 टेबल्स हैं,
कस्टमर्स प्राइमरी की, प्रोडक्ट्स प्राइमरी की, इसके अंदर इनकी एंट्री होगी। एक कस्टमर एक से ज़्यादा बार कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। मैं कस्टमर हूँ, रजिस्टर हूँ किसी स्टोर पर, मैं एक ही बार जाके शॉपिंग कर लूँगा, आइंदा मुझे अंदर नहीं आने देंगे, आने देंगे ना। तो वही कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखना है। एक प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ख़रीद सकते हैं और एक कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। मैन्यू टू मैनी का रिलेशन है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। वरना आज चैप्टर पढ़ना था हमने व्यू का। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे व्यू क्या चीज़ होती है, किस तरह से बनता है, सीक्वेंस, इंडेक्स और साइनोनिम। ये चार चीज़ हम कर लेंगे। एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर, जैसे डीएमएल एक ही चैप्टर में आ गई थी, डिटेल एक ही चैप्टर में, इसी तरह से ये भी एक चैप्टर में, ठीक है।